मूवी की शुरुआत ठीक सुबह 8:30 AM 9 जुलाई 1984 को होती है, जब स्टेफान अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है, जहां आज उसका उसके सबसे फेवरेट वीडियो गेमिंग कंपनी टकरसॉफ्ट में इंटरव्यू है, जहां वो अपना बनाया बैंडरस्नैच गेम डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है, जो एक सेम नाम की बुक पर आधारित है, जिसमें कैरेक्टर खुद अपना आगे की कहानी उसे प्रेजेंटेड ऑप्शंस में से चूज करता है और हर डिसीजन के बेस पर एक नया यूनिवर्स विद सेम और डिफरेंट टाइमलाइन बट विद डिफरेंट कंडीशन क्रिएट होता है। ब्रेकफास्ट के दौरान हमें समझ आता है कि स्टेफान किसी कारण से अपने डैड से खुश नहीं है, पर आखिर क्यों हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। स्टेफान अपने गेम के बारे में डैड को बताने पर उसके डैड मस्ती में उससे पूछते हैं कि आज वो कौन सा ब्रेकफास्ट पसंद करेगा, और स्टेफान जैसे गहरे सोच के बाद उसमें से एक चूज करता है। अब स्टेफान अपना नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए निकल पड़ता है और सफर के दौरान अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए अपने कलेक्शंस में से एक एल्बम एंजॉय करता है। टकरसॉफ्ट पहुंचने पर उसकी मुलाकात उसके इंस्पिरेशनल गेम डेवलपर कॉलिन से होती है, जो उसे उसके आने वाले गेम नॉइज डेक का ग्लिम्स देता है, पर क्योंकि वो गेम अब भी डेवलपमेंट फेज में है, इसलिए मेमोरी ओवरलोड के कारण क्रैश हो जाता है। वहीं स्टेफान के गेम से कंपनी का बॉस मोहन बहुत प्रभावित होता है और तुरंत उसे अपने ऑफिस से गेम को डेवलप करने का ऑफर देता है, जिस पर स्टेफान बिना सोचे तैयार हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए सपने से कम नहीं होता। अब 5 महीने बीत जाते हैं और स्टेफान का गेम रिलीज होता है, पर गेम को क्रिटिक्स से 0 की रेटिंग मिलती है। क्रिटिक्स के अनुसार जैसे पैसे कमाने के पीछे कंपनी ने गेम को हड़बड़ी में रिलीज कर दिया, जिस पर स्टेफन काफी निराश हो जाता है और तुरंत तय करता है कि वो एक बार और ट्राई करेगा, क्योंकि उसे 5/5 की रेटिंग चाहिए होती है। पर मूवी में अब कुछ अजीब घटता है। स्टेफन फिर से उसी समय में उठता है जिस समय वो आखिरी बार उठा था, और उसके साथ वो सब घटना एग्जैक्टली सेम घटती है, सिवाय इस बार की कॉलिन पहले से स्टेफन के बारे में जानता है, पर सरप्राइजिंगली स्टेफन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, और उसे कॉलिन के गेम क्रैश के कारण के बारे में डिटेल में याद रहता है, जिस पर दोनों भी एकदम हैरान दिखाई देते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों, ये सब आगे रिवील होगा। पर जब इस बार मोहन उसे जॉब ऑफर करता है तो मानो स्टेफान खुद एकदम हैरान। ऑफर एक्सेप्ट करता है, पर एक शर्त पर कि वो गेम घर से डेवलप करेगा, ताकि वो अपने विजन्स के हिसाब से गेम को डिजाइन कर सके, ना कि पिछली बार जहां उसे टीम में काम करना पड़ा और कंपनी के मुताबिक गेम को डिजाइन करके रिलीज करना पड़ा, जिससे उसे नेगेटिव रेटिंग मिले। और मोहन उसके डील को एक्सेप्ट कर लेता है, एज लॉन्ग एज वो गेम को क्रिसमस के पहले तैयार करे। अब आगे मूवी में हमें स्टेफान के डिप्रेशन पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है। दरअसल बचपन में उसकी मॉम ने उसे एक रैबिट बनाकर गिफ्ट किया था, जो उसे बहुत पसंद था, पर उसके डैड के हिसाब से ये एक लड़की का टॉय है, इसलिए अंत में तंग आकर उन्होंने बिना स्टेफन को पता लगे टॉय को कहीं छिपा दिया। पर अगली सुबह जब उसे अपने मॉम के साथ ग्रैंडमा के घर जाना था, तो स्टेफन के टॉय के खोज में वो लेट हो गई और अंत में उन्हें उसे बिना लिए लेट ट्रेन ऑन बोर्ड करना पड़ा, जिसका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसी। तब से वो अपने डैड को जिम्मेदार मानने लगा, ना उन्होंने वो टॉय छिपाया होता, ना ये सब होता। इसलिए उस घटना का स्टेफान पर कोई सदमा ना पहुंचे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे डैड के जोर पर फ्रीक्वेंटली साइकियाट्रिस्ट को अटेंड करना पड़ता है, जहां वो अपने इस सेशन में अपने ड्रीम जॉब और कॉन्वर्सेशन में उनके बातों का डायरेक्शन उनके मॉम के इंसिडेंट की तरफ चला जाता है, जो वो उनसे शेयर करता है। अब साइकियाट्रिस्ट सेशन के बाद स्टेफान अब अपने गेम डेवलपमेंट के पीछे रात दिन लग जाता है, क्योंकि इसे क्रिसमस से पहले रिलीज करना होता है, पर गेम के बार बार क्रैश होने से उस पर स्ट्रेस बनने लगता है। इस स्ट्रेसफुल मोमेंट के दौरान जब उसके डैड उसे ब्रेक लेने की जिद करते हैं, तो स्टेफान कुछ सोच के बाद एकदम से गुस्से में अपने कीबोर्ड पर कॉफी उमड़ देता है, जिससे उसका पूरा प्रोजेक्ट नष्ट हो जाता है। पर अब मूवी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद स्टेफान का वही घटना जैसे रिकॉर्डेड किसी मॉनिटर पर बार बार रिप्ले होने लगता है, और वो सीन वहीं कट होकर स्टेफान फिर से अपने गेम को रन करने की कोशिश करता है, पर इस बार स्ट्रेस के गुस्से में वो डैड के जिद से तंग आकर कीबोर्ड पर कॉफी उमटने के बजाय उन पर ही बरस पड़ता है। पर एक मिनट, स्टेफान ने तो अपना प्रोजेक्ट नष्ट कर दिया था, तो उसने रिकवर कैसे किया? वहीं टीवी पर वो रिकॉर्डिंग क्लिप क्या था? आखिर कौन उसे देख रहा है? यही मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है, जो आगे रिवील होगा। क्योंकि स्टेफान ने हद कर दी होती है, वो उसे जबरदस्ती लंच के लिए ले चलते हैं, पर सफर के दौरान झपकी से उठने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड ने लंच के बहाने उसे साइकियाट्रिक सेशन के लिए ले आए, जो उसे जरा भी पसंद नहीं आता। वो एकदम कंफ्यूज इधर उधर झांकने पर उसे कॉलिंग नजर आता, पर बहुत सोच के बाद डैड के जोर पर अपॉइंटमेंट अटेंड करने का तय करता है, जहाँ वो डॉक्टर हाइंस से कुछ खास जानकारी शेयर करता है कि वो पिछले कुछ दिनों से अजीब फील कर रहा है, मानो उसका हर छोटे से छोटा डिसीजन कोई और कंट्रोल कर रहा है। पर डॉक्टर के हिसाब से ये सब उसके स्ट्रेस के कारण हो सकता है, इसलिए उसे और भी हाई डोज ऑफ मेड प्रिस्क्राइब करती है। स्टेफन मानो अब कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आते कि उसे हाई डोज ऑफ न्यू मेड लेना चाहिए। अंत में वो लेने का तय करता है और मूवी अब 4 महीने आगे स्टेफन के गेम लॉन्च के दिन मुड़ जाती है। पर इस बार भी गेम को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिलता है, जिनके हिसाब से मानो स्टेफन ने आधे में ही गेम को छोड़ दिया हो। स्टेफन फिर
से एकदम डेवेस्टेटेड आई शुड ट्राई अगेन कहकर मूवी फिर से उसी सीन पर मुड़ जाती है जहाँ स्टेफान का वो रिकॉर्डेड क्लिप प्ले हो रहा होता है, जिसके एक मॉनिटर पे वो कंफ्यूज कि वो डैड के जोर पर अपॉइंटमेंट अटेंड करे और दूसरे में कि क्या उसे हाई डोज ऑफ मेड्स लेना चाहिए देखा जा सकता है। और फिर मूवी फिर से अजीब कारण से वहां से रिपीट होती है जहां वो कंफ्यूज कि उसे हाई डोज ऑफ मेड्स लेना चाहिए कि नहीं मोमेंट पर मुड़ जाती है। पर चमत्कार कारण से वो इस बार ना लेने का तय करता है और सीधे अपने काम पर लग जाता है। अब तक 3 हफ्ते बीत चुके होते हैं और स्टेफान जोरों शोरों से अपने काम पर लगा होता है। रिलीज से पहले जब गेम को मोहन को डेमोन्स्ट्रेट करने का समय आता है तब उसका गेम फिर से क्रैश हो जाता है। उसके पास इसे फिक्स करने का एक ही वीकेंड बचा होता है और निकलने से पहले कॉलिन स्टेफान को उसी बुक राइटर का डॉक्यूमेंट्री वीडियो टेप शेयर करता है। होपफुली ये उसके लिए इंस्पिरेशनल साबित हो। स्टेफान अब स्ट्रेसफुल वर्क के दौरान वही वीडियो टेप चलाता है जिससे अब डेविस के डॉक्यूमेंट्री बुक की मिस्ट्री रिवील होती है। दरअसल डेविस अपने एडवेंचर बुक बैंडरस्नैच जिसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पाथ है, उनका मानना था कि लाइफ में हर चॉइस का ऑप्शन को चूज करने पर एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है विद सेम कैरेक्टर बट विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस, और ये सर्कल हर डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पे रिपीट होती रहती है। यानी कि मल्टीपल यूनिवर्स हर डिसीजन के बाद और भी मल्टीप्लाई होने लगता है। उनके इस रिसर्च के हिसाब से इंसान के पास अपना निर्णय लेने का कंट्रोल नहीं है, वो सब इस मल्टीपल यूनिवर्स में बस एक पपेट हैं जिन्हें कोई गवर्नमेंट या स्पिरिट कंट्रोल करता है कि उन्हें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। पर अपने रिसर्च के पीछे वो इतने पागल होने लगते हैं कि उन्हें कोई लायन लाइक फिगर हेलुसिनेट होने लगता है और उन्हें लगने लगता है कि उनकी बीवी किसी सीक्रेट एजेंसी से मिली हुई है जो उसे ड्रग करके उस पर कोई साइकियाट्रिक टेस्ट परफॉर्म कर रही है, जिसके कारण अंत में एकदम पागल होकर उन्होंने अपनी ही बीवी की जान ले ली और उसके खून से पूरी दीवार गिल्फ सिंबल से भर दी। वीडियो टेप में लायन का वो ड्राइंग और गिल्फ उसके पैक्स कैरेक्टर और फ्लो चार्ट से मिलता जुलता देख वो एकदम घबरा जाता है। अब गेम के फिर से फेल होने पर वो और भी स्ट्रेसफुल कुछ सोच के बाद गुस्से में अपना कीबोर्ड तोड़ देता है और अब मूवी फिर से उन्हीं अजीब मॉनिटर्स पर जहां इस बार स्टेफान का डॉक्टर विजिट करना या नहीं और दूसरे पर कीबोर्ड तोड़ने का क्लिप रिपीटेडली प्ले हो रहा होता है। अब सीन फिर से कट होकर स्टेफान फिर से वीडियो प्ले करने लगता है पर इस बार गुस्से में कीबोर्ड तोड़ने के बजाय वो अपना गुस्सा सिर्फ टेबल पर निकाल देता है, जिस पर उसे भी बहुत हैरानी होती है। अंत में काम छोड़ छाड़ के रेस्ट करने का तय करता है और अपने कोडिंग गाइड बुक और फैमिली तस्वीर में से अपने फैमिली की तस्वीर लेकर सो जाता है। पर रात के बीच में उसकी नींद खुलती है और वो अजीब बिहेव करने लगता है। वो देखते ही देखते मिरर के दूसरे साइड ऑफ वर्ल्ड में एंटर कर जाता है जो उसके बचपन की उसी टाइमलाइन में पहुंच जाती है जब वो सोने से पहले अपने टॉय को सेफली बेड के नीचे रख रहा था, जिसके तुरंत बाद उसके डैड ने टॉय को एक रूम में छिपा दिया और फिर झटके में स्टेफान की नींद खुलती है। यानी कि वो बस एक सपना था या शायद नहीं। सुबह वो गेम को फिक्स करके उसे फिर से रन करने की कोशिश करता है पर वो फिर से फेल होता रहता है, इसलिए गुस्से में वो फिर से कीबोर्ड पर कॉफी गिराने पड़ता है पर अनजान कारण से ऐसा नहीं कर पाता, मानो उसे ऐसा कोई करने से रोक रहा हो। उसे अब डेविस के उस थ्योरी पर यकीन होने लगता है कि उसके डिसीजन को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन में रिपीटेडली सवाल करता रहता है कि आखिर कौन हो तुम, और फिर तभी उसके स्क्रीन पर अजीब टेक्स्ट टाइप होता है जिससे वो और भी कंफ्यूज, स्पेशली उस समय में कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। वो एकदम पागल सा होने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। अब वो कहीं पागल सच में ना हो जाए इसलिए उसके डैड तुरंत साइकियाट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जहां वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करता है। पर जैसा कि अब तक पूरे मूवी में अजीब चल रहा है, डॉक्टर भी अजीब बातें करने लगती है कि अगर कोई उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए कंट्रोल कर रहा है तो क्यों ना उन्हें कुछ एक्शन से सच में एंटरटेन किया जाए। ये सुनकर स्टेफान को पता नहीं क्या हो जाता है और वो गुस्से में डॉक्टर पर कॉफी उमट देता है। और अब मूवी में एक और बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है क्योंकि डॉक्टर निंजा लाइक फाइटर में बदल जाती है और उसे फाइट करने के लिए उकसाती है, पर स्टेफान डर के मारे विंडो से भागने का तय करता है। पर उससे पहले ही रिवील होता है कि ये सब बस एक नेटफ्लिक्स मूवी का सेट है जिसमें वो लीडिंग कैरेक्टर स्टेफान का रोल प्ले कर रहा है। ओनली डिफरेंस की जंप का एक्शन स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था और वो सीन वहीं कट होकर फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती जहां इस बार स्टेफान का वो रिकॉर्डिंग क्लिप प्ले हो रहा होता है जब वो डैड की जिद पर साइकियाट्रिक अटेंड करने के कंफ्यूजन में होता है। पर जैसा कि ऑडियंस के लिए अब तक सब कंफ्यूजन से भरा रहा, इस बार सीन उसी मॉनिटर की सिचुएशन में चली जाती है जब उसे डिसाइड करना है कि वो साइकियाट्रिक अटेंड करे या नहीं। पर इस बार स्टेफान साइकियाट्रिक से मिलने के बजाय कॉलिन से मिलता है जिसे उसकी सिचुएशन के बारे में सरप्राइजिंगली पहले से पता होता है और वो उसे समझाने के लिए उसके घर अपने बीवी किटी और डॉटर पॉल से मिलाने के बाद वो मूवी का सबसे बड़ा
बड़ा प्लॉट रिवील करता है कि वो लोग मल्टीपल यूनिवर्स में रह रहे हैं, जहाँ टाइम को कंट्रोल करना सिर्फ थियोरी ही नहीं बल्कि आप अपना फ्यूचर या पास्ट बदल सकते हो। फर्क बस इतना है कि उनका टाइमलाइन कोई और कंट्रोल कर रहा है। रियलिटी में इंसान गवर्नमेंट कंट्रोल रियलिटी कॉल्ड प्रोग्राम एंड कंट्रोल में रह रहे हैं, जहाँ कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट हमें मॉनिटर और हमारे फूड में ड्रग्स इंजेक्ट करके हम पर साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहा है। इंसान सिर्फ एक नेवर एंडिंग मेज में फंसा है, जहाँ उनकी डेस्टिनी एक कॉस्मिक फ्लोचार्ट पर तय हो गई है। उन्हीं का सेम वजूद किसी और यूनिवर्स में भी इन डिफरेंट कंडीशन और टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उनके एक के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कॉलिन स्टेफान को अनस्किपेबल ऑप्शन देता है, या तो कॉलिन खुद कूदेगा या तो वो कूदे, पर स्टेफान थोड़ा सोचने के बाद स्ट्रेस और कंफ्यूजन में सीधे कूद जाता है और फिर मूवी 4 महीने आगे मुड़ जाती है जब उसका गेम फाइनली मार्केट में रिलीज होता है। पर क्रिटिक्स के रिव्यू से पता चलता है कि गेम डेवलपर स्टेफान नहीं रहा, इसलिए कंपनी ने खुद से गेम को हड़बड़ी में रिलीज किया, जिसकी वजह से इसे फिर से फ्लॉप रेटिंग मिलता है और मूवी फिर से उसी स्क्रीन की तरफ मुड़ जाती है, जहां एक स्क्रीन पर डैड उसे साइकियाट्रिक को अटेंड करने की जिद और दूसरी तरफ जब स्टेफान कूद जाता है। बट सरप्राइजिंगली मूवी फिर से कॉलिन के उसी लास्ट मोमेंट पर मुड़ जाती है, जहां वो इस बार कॉलिन को कूदने को कहता है। कॉलिन बिना सोचे समझे वैसा ही करता है और अब स्टेफान एकदम हैरान जैसे ही पलटता है, उसका पैक्स कैरेक्टर एक क्रीचर के फॉर्म में उस पर हमला करने बढ़ता है और स्टेफान की नींद ठीक उसी समय झटके में खुलती है जब उसे साइकियाट्रिक के पास ले जाने से पहले झपकी लग गई थी। एक मिनट, तो क्या ये सब बस एक ड्रीम था? ये सब हमें कुछ देर में समझेगा। मूवी अब स्टेफान के उस मोमेंट पे मुड़ जाती है जहां स्टेफान कार से उतरने के बाद साइकियाट्री से मिलकर उनके प्रिस्क्रिप्शन फिर से ना एक्सेप्ट करके अपने काम पर लग जाता है और अगले दिन अपने गेम डेमोन्स्ट्रेट करने ऑफिस जाता है। पर इस बार कॉलिन गायब होता है, पर ऑफिस स्टाफ के जरिए उसे फिर भी डेविस का डॉक्यूमेंट्री वीडियो टेप जरूर डिलीवर करता है, जैसा पिछली बार कॉलिन ने डायरेक्टली दिया था। और जैसे पिछली बार हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन में गेम फिर से क्रैश हो जाता है और अब उसके पास सिर्फ वीकेंड बचा होता है, इसलिए जोरों शोरों से फिर से काम पर लग जाता है। पर फिर से काम के स्ट्रेस में डेस्क को बैंग करने के बाद उन सिंबल्स और पैटर्न से घबराकर वो फिर से रिलैक्स करने पड़ता है और पिछली बार की तरह अपने फैमिली एल्बम लेकर सो जाता है। पर इस बार बचपन का टाइमलाइन सपने के बजाय बैंडरस्नैच ने उसकी जान ले ली का नाइटमेयर उसे झटके में नींद से उठाता है। वहीं इस बार के फ्रस्ट्रेशन के बाद उसे मॉनिटर पर वही गिल्फ का साइन दिखाई देता है जो बैंडरस्नैच ने अपनी बीवी को मारने के बाद उसके खून से दीवार को रंग दिया था। स्टेफान एकदम घबरा जाता है कि कहीं उसका भी बैंडरस्नैच की तरह अंजाम ना हो। उसके डैड उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर स्टेफान मानो अपने कंट्रोल में नहीं, देखते ही देखते अपने ही डैड का हत्या कर देता है। अब स्टेफान अजीब कारण से ऊपर की तरफ देखते हुए सवाल करता है कि अब आगे क्या करना है और मानो उसे कोई जवाब देता है, जिस पर वो ओके रिस्पॉन्ड करता है। फिर तभी उसे मोहन का कॉल आता है क्योंकि सिर्फ वीकेंड बचा होता है गेम रिलीज के लिए। स्टेफान को कुछ समझ नहीं आता, पर बहुत सोच के बाद वो समय पर कंप्लीट करने का वादा करता है। स्टेफान अब पूरी तरह से सनकी डैड की लाश छिपाने के लिए खड्डा खोदने लगता है और फिर तभी कॉलिन की वाइफ किटी कॉलिन की तलाश में स्टेफान के घर पर दस्तक देती है, पर वो रूडली कुछ न पता होने का रिस्पॉन्ड करके उसे जाने को कहता है। उसके जाने के बाद अब वो लाश को ठिकाने लगा देता है, पर कुछ देर बाद ही उसके पड़ोसी का डॉग लाश को अनजाने में खोद निकालता है और वो सीन वहीं कट होकर आगे गेम क्रिटिक्स के शो की तरफ मुड़ जाता है, जिनसे पता चलता है कि स्टेफान अरेस्ट हो गया, जिसके कारण गेम कभी कंप्लीट और ना ही रिलीज हुआ, जिसके कारण टकरसॉफ्ट कंपनी बैंकरप्ट हो गई। वहीं कॉलिन का अब भी कोई पता नहीं और स्टेफान जेल में अजीब सा फ्लोचार्ट बनाते बनाते मूवी फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती है जहां स्टेफान का इस बार वो क्लिप प्ले हो रहा होता है जब स्टेफान ने डैड की हत्या कर दी। उसी मॉनिटर के मोमेंट पर लौटते हुए इस बार उसे लाश को काट कर छिपाने का इंस्ट्रक्शन किसी से मिलता है। वहीं मोहन उसे फोन से रीच आउट करने की कोशिश करता है, पर स्टेफान डॉक्टर के साथ बिजी होता है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। पर इस बार हमें कॉलिन मोहन के ऑफिस में जिंदा दिखाई देता है। अब स्टेफान जोरों शोरों से अपने काम के पीछे लग जाता है और इस बार वो सक्सेसफुली अपना पूरा गेम कंप्लीट करता है, जिसके ठीक बाद वो साइकियाट्रिक सेशन अटेंड करता है जहां वो डॉक्टर से झूठ शेयर करता है कि उसके डैड अपने सिस्टर के यहाँ गए हैं, जबकि कठोर दिल ने अपने डैड की लाश को काट कर ठिकाने लगा दिया और बैंडरस्नैच की तरह उनके खून से दीवार को गिल्फ सिंबल से भर दिया। सक्सेसफुल कंप्लीशन के कारण उसे फाइनली क्रिटिक्स से 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिलती है। पर जैसा कि कभी क्राइम छिपता नहीं, स्टेफान का क्राइम पुलिस को पता चल जाता
जाता है और वो अंत में अरेस्ट हो जाता है और न्यूज में हत्या की खबर फैलने के कारण गेम पर बैन लग जाता है। और फिर मूवी के क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि कॉलिन की बेटी पर्ल 21st सेंचुरी में स्टेफान के गेम को मूवी के फॉर्म में नेटफ्लिक्स के लिए रीडेवलप करने की कोशिश में है। पर उस नादान को क्या खबर कि जिस पागलपन ने बैंडरस्नैच और स्टेफान को निगल लिया वो भी उसका शिकार बनने वाली है। और फिर मूवी वहीं एंड हो जाती है। रुकिए क्योंकि मूवी में अब भी कुछ ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि रियलिटी में मूवी अभी खत्म ही नहीं हुई है। क्योंकि मूवी फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती है जहाँ इस बार स्टेफान का वो क्लिप चल रहा होता है जब वो फैमिली एल्बम लेकर सो गया था। पर इस बार स्टेफान अपनी फैमिली एल्बम के बजाय वो गाइड बुक लेकर सो जाता है। पिछली बार के विजन में उसे पता चला था कि उसके डैड ने रैबिट को शायद से उसी रूम में छिपाया है, इसलिए इस बार के ड्रीम विजन में वो सीधे उसी रूम में जाता है जहाँ उसे एक 3 कैरेक्टर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड लॉकर दिखाई देता है। काफी सोच के बाद वो टॉय एंटर करता है जिससे लॉकर का ऊपर का क्लोजेट ओपन हो जाता है और फाइनली उसे अपना चाहिए टॉय मिलता है। पर फिर अचानक से उसका टाइमलाइन उसके बचपन के टाइमलाइन में बदल जाता है और स्टेफान अपने डैड के कहने पर वो रैबिट वहीं रख देता है जहाँ वो हमेशा सेफली रखता है। अगली सुबह जब उसकी मॉम उसे ग्रैंडमा के यहाँ ले जाने आती है तो इस बार भी उसे अपना टॉय खोजने में समय लग जाता है, ऑल्दो उसे अल्टीमेटली मिलता है। पर उसकी मॉम फिर भी लेट हो जाती है। वो स्टेफान से रिक्वेस्ट करती कि क्या वो उसके साथ ग्रैंडमा के यहाँ चलना चाहेगा, जिस पर वो लंबे सोच के बाद हाँ में जवाब देता है और अपने चाहिए टॉय के साथ लेट ट्रेन से ग्रैंडमा के यहाँ निकल पड़ता है। पर जैसा कि पिछली बार का भाग्य था वो ट्रेन डिरेल हो जाता है और करंट समय में स्टेफान बिना किसी वार्निंग के साइकियाट्रिक सेशन के दौरान अपना दम तोड़ देता है। आई नो कि यहाँ आपको और भी कंफ्यूजन हुआ होगा, पर सब्र कीजिए, ये सारा मिस्ट्री में आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। अब जैसा कि अब तक होते आया, मूवी फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती है जहाँ स्टेफान इस बार टॉय की जगह पैक पासवर्ड एंटर करते दिखाई देता है और मूवी फिर से रिवाइंड होते हुए उसी लॉकर की तरफ मुड़ जाती है जहाँ इस बार स्टेफान अजीब कारण से पैक पासवर्ड एंटर करता है, जो टर्म उसने कॉलिन से सीखी थी, जिससे लॉकर का दूसरा कैबिन ओपन होता है जहाँ कुछ फाइल्स और उसकी फोटोज के देखने के बाद कॉलिन्स की बात सच होती दिखाई देती है कि गवर्नमेंट उन पर नजर बनाए रखा है और स्टेफान के डैड खुद उनके लिए काम कर रहे हैं। वो बचपन से उसे ड्रग करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। उसके मॉम का मरना भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। इनफैक्ट वो उसकी असली मॉम भी नहीं थी, जिसमें साइकियाट्रिस्ट भी शामिल है। इसलिए इस बार इंटेंशनली गुस्से में ही विजन में अपनी डैड की जान ले लेता है। पर वो एक ड्रीम निकलता है और स्टेफान झटके में नींद से उठता है और इस बार गेम फेल होने पर और उसके सवाल करने पर इस बार उसके मॉनिटर पर पैक प्रिंट होने लगता है, जिससे अब उसका डैड पर शक यकीन में बदल जाता है और इस बार वो इंटेंशनली डैड की जान ले लेता है और उनके लाश को गाड़ देता है। और जैसे कि पिछली बार हुआ था, डॉग अनजाने में लाश को खोद निकालता है और स्टेफान अरेस्ट हो जाता है। पर लकीली इस बार कंपनी पार्शियल रिलीज करने में सफल हो जाती है, ऑल्दो गेम को नेगेटिव रिव्यू मिलता है। अब मूवी जैसे फिर से कंप्लीट रिवाइंड होते हुए उसके इंटरव्यू के पहले के एक बस जर्नी की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ इस बार उसके हाथ में बैंडरस्नैच नाम का टेप जिस पर उसका नाम लिखा होता है, जिसे प्ले करने पर अजीब सा टोन म्यूजिक प्ले होने लगता है और फिर मूवी फाइनली खत्म हो जाती है। दरअसल रियलिटी में ये मूवी एक इंटरैक्टिव चूज योर ओन एडवेंचर वीडियो गेम है। मूवी में बीच बीच में दिखाया वो मॉनिटर दरअसल व्यूअर्स के एंगल से था, जहाँ व्यूअर्स एक गेम की तरह स्टेफान को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल शब्द में मूवी की कहानी एक फ्लो चार्ट की तरह है, जहाँ व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि स्टेफान कौन सा पाथ चूज करेगा। इसलिए मूवी के दौरान कई बार स्टेफान की गहरी सोच में जाना यही साइन था कि व्यूअर को चूज करना है कि वो कौन सा पाथ चूज करे। और अगर आप इस मूवी को गेम की तरह खेलना चाहते हो तो आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स के सपोर्टेड डिवाइसेस जैसे लेटेस्ट स्मार्ट टीवी, PS4, लैपटॉप या अन्य डिवाइस से खेलना होगा। अगर आपका डिवाइस सपोर्टेड है तो आपको कुछ ऐसा साइन दिखाई देगा और मूवी के दौरान आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसे आपको अपने रिमोट से चूज करना है और ठीक उसी ऑप्शन के बेस पे आगे मूवी, जिसे अब आप एक गेम भी कह सकते हो, उसकी कहानी आगे बढ़ती है। वरना अगर आप ये नॉन सपोर्टेड डिवाइसेस में देखोगे तो ये बस एक मूवी की तरह चलती जाएगी और एक पार्ट एंड होने पर ये अपने आप वहाँ से शुरू होगी जहाँ उसे लास्ट टाइम मल्टीपल ऑप्शंस मिला था और उस समय वो दूसरा ऑप्शन चूज करेगा। एक बार चूज किया पाथ खत्म होने पर व्यूअर्स मूवी, जिसे अब आप एक गेम भी कह सकते हो, शुरुआत या पिछले चेक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं और ये तब तक चलता रहता है जब तक आप सारा पाथ कंप्लीट ना कर लो। इस गेम का अल्टीमेट मिशन बैंडरस्नैच गेम को लॉन्च करना है। अगर आप मूवी की पूरी कहानी को फ्लो चार्ट में प्रिंट करोगे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट में तैयार होगा, जिसे मैं सिनेरियो के बेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला डिसीजन था ब्रेकफास्ट में कौन सा सीरियल और आगे कौन सा म्यूजिक सुनना है, पर क्योंकि इस डिसीजन से उसके आगे की कहानी पर कोई बदलाव नहीं आता तो ये वाले सिलेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल्दो स्टेफान यहाँ जो भी सीरियल चूज करता है आगे टीवी एड्स में उसे वही दिखाई देने लगते हैं। तीसरा सिनेरियो तब जब स्टेफान के पास ऑप्शन होता है ऑफिस से गेम डेवलप करने का या घर से। ऑफिस चूज करने
करने पर वो फेल साबित होता है और गेम वहीं एंड हो जाता है। इसलिए व्यूअर्स गेम को रीस्टार्ट करके इस बार स्टेफान से गेम घर से डेवलप करने का ऑप्शन चूज करते हैं, जिसके ठीक बाद साइकियाट्रिस्ट से अपना बचपन की कहानी शेयर करने के बाद स्टेफान को स्ट्रेस आने पर व्यूअर्स को ऑप्शन दिखाया जाता है कि वो गुस्सा कीबोर्ड पर कॉफी गिरा के निकाल दे या डैड पर चिल्ला दे। कीबोर्ड पर कॉफी गिराने से ऑब्वियसली प्रोजेक्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और गेम वहीं एंड हो जाता है। पर डैड पर चिल्लाने पर और कार से उतरने के बाद व्यूअर्स को फिर से ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो साइकियाट्रिस्ट अटेंड करे या कॉलिन से मिले। कॉलिन को मिलने का तय करने पर आगे व्यूअर्स को एक और ऑप्शन कि या स्टेफान या कॉलिन को दे। स्टेफान के जंप करने पर कंपनी हाफ कंप्लीटेड गेम लॉन्च करती है और जो एक फेलियर निकलता है और गेम वहीं एंड हो जाती है। वहीं कॉलिन को कुदवाने पर झटके में कार से उतरने से पहले झपकी से उठता है। अब यहाँ आपको सवाल आया होगा कि अगर कॉलिन से वो कार से उतरने के बाद मिला था तो फिर कार में उसकी नींद कैसे खुलती है? वेल, कॉलिन का वो पाथ दरअसल दूसरा यूनिवर्स था जिसे इस यूनिवर्स से कनेक्ट किया गया मल्टीपल यूनिवर्स को प्रूव करने के लिए। पर रियलिटी में कॉलिन सच में मर गया है, इसलिए अगले दिन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वो ऑफिस से मिसिंग होता है। ऑल्दो वो वीडियो टेप कॉलिन के बिहाफ पर स्टेफन को दिया गया, क्योंकि उस टेप के स्ट्रेस के कारण ही आगे और भी मल्टीपल पाथ्स क्रिएट होता है। अब सिर्फ साइकियाट्रिस्ट को अटेंड करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि कॉलिन का पाथ ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होता है और सेम गेम के सेशन में प्रीवियस विजिटेड पाथ रिविजिट नहीं किया जा सकता। साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद व्यूअर्स को ऑप्शन मिलता है या तो वो हाई डोज ऑफ मेड्स ले या तो ना ले। मेड लेने से उसका फोकस रिड्यूस हो जाता है और एंड में इनकम्प्लीट गेम रिलीज होता है, जिसके कारण फिर से नेगेटिव रिव्यू के साथ गेम एंड हो जाती है। वहीं ना लेने पर आगे स्ट्रेस के बाद व्यूअर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि या तो अपना गुस्सा कीबोर्ड पर या डेस्क पर बैंग करके निकाल दे। कीबोर्ड को तोड़ने पर जाहिर तौर पर प्रोजेक्ट नष्ट हो जाता है और गेम फिर से एंड्स। वहीं डेस्क को बैंग करने से आगे नया पाथ क्रिएट होता है कि वो गाइड बुक या अपनी फैमिली फोटो लेकर सो जाए। फैमिली एल्बम चूज करने पर ड्रीम में वो टाइम ट्रेवल करके अपने बचपन के एक मिस्ट्री को रिवील करता है कि उसके डैड ने रैबिट को कहाँ छिपाया। और जब बचपन के ड्रीम के बाद झटके में उठने पर काम पर लग जाता है, तब नेटफ्लिक्स नाम का पाथ मॉनिटर पर अनलॉक होता है, जिसके कारण ही एंड्स अप इन साइकियाट्रिक सेशन, जहां व्यूअर्स को फिर से चूज करने का मौका मिलता है कि या तो वो जंप या तो फाइट करे। फाइट करने से शायद वो पागल खाने भेज दिया जाता। वहीं जंप से रिवील होता है कि ये सब बस एक नेटफ्लिक्स मूवी शूटिंग था और गेम फिर से एंड हो जाती है। अब जब मूवी फिर से रीस्टार्ट हुआ था, तब वो उसी चेक पॉइंट पर रीस्टार्ट हुआ जहां उसे या तो फैमिली फोटो चूज करनी है या तो गाइड बुक। और सेकेंड टाइम एल्बम को चूज करने पर बैंडरस्नैच ड्रीम में उसकी जान लेने लगता है और अगली सुबह उठने पर बैंडरस्नैच का वही सिंबल मॉनिटर पर अनलॉक होता है, जिससे अब आपको थोड़ा नॉलेज आ गया होगा कि अगर सेम पाथ को रिपीट किया जाए तो डिफरेंट ऑप्शंस भी अनलॉक होते हैं, प्रोवाइडेड वो पाथ फिर से एक्सेसिबल होना चाहिए। इस पाथ के पीछे पागल होकर उसने अपने डैड की जान ले ली। अपने डैड को मारने के बाद व्यूअर्स के पास फिर से ऑप्शन होता है या तो वो उसे गाड़ दे या लाश को काट कर छिपा दे। गाड़ने का चूज करने पर उसे मोहन का कॉल आता है, जहाँ फिर से व्यूअर्स को ऑप्शन मिलता है कि वो गेम कंप्लीट करने का हाँ करे या ना। हाँ करने पर सिर्फ किटी कॉलिन को ढूंढते विजिट करती है और आगे डॉग के कारण उसके क्राइम का पता चल जाता है और अरेस्ट होने के कारण गेम कभी कंप्लीट ही नहीं होता और गेम यहाँ एंड्स। वहीं मोहन को ना करने पर मूवी में एक सीक्रेट हिडन पाथ रिवील होता है, जहाँ मोहन रीजन जानने के लिए स्टेफान के घर दस्तक देते हैं और उन्हें उसके क्राइम का पता चल जाता है और फिर से व्यूअर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि या तो स्टेफान उन्हें खत्म कर दे या अकेला छोड़ दे, जहाँ आगे स्टेफान अरेस्ट हो जाता है और गेम कभी रिलीज ही नहीं होता, क्योंकि कंपनी का ओनर मोहन ही नहीं रहा। पर अगली बार जब फिर से मूवी रिवाइंड होती है और इस बार डैड के मरने के चेक पॉइंट पर रिस्टार्ट करता है और जब व्यूअर्स लाश को काटकर छिपाने लगाने का ऑप्शन चूज करते हैं, तो आगे हमें पता चलता है कि कॉलिन एक्चुअली में जिंदा है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि इस बार जब गेम रिस्टार्ट हुआ तब व्यूअर्स ने ऑप्शन में डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट को अटेंड करने का ऑप्शन तय किया, जहाँ पे उन्होंने कॉलिन को मीट करने का पाथ स्किप कर दिया, जिसके कारण कॉलिन कभी मरा ही नहीं और इवेंचुअली स्टेफन सक्सेसफुली 5 स्टार रेटिंग गेम रिलीज करता है और इस तरह व्यूअर एक्चुअल गेम को कंप्लीट कर पाते हैं। अगली बार व्यूअर गेम को उस चेक पॉइंट पर रिस्टार्ट करता है जब वो या तो गाइड बुक या तो फोटो एल्बम चूज करे। इस बार के व्यूअर के गाइड बुक चूज करने पर आगे या तो टॉय या तो पैक एंटर करना होता है। टॉय को एंटर करने पर आगे ऑप्शन आता है कि या तो वो अपने मॉम के साथ जाए या तो ना। जाने पर वो करंट समय में ही खत्म हो जाता है, जब वो मूवी के शुरुआत में साइकियाट्रिस्ट से अपनी मॉम का इंसिडेंट शेयर कर रहा था और ना चूज करने पर उसका फ्यूचर वैसा ही बना रहता है विदाउट एनी चेंजेस। वहीं लॉकर के लिए पैक पासवर्ड चूज करने पर वो आगे जाकर डैड की जान ले लेता है और उन्हें गाड़ने का तय करता है। पर इस बार के पाथ में लास्ट पाथ के कंपैरिजन में जहाँ पे स्टेफान को सिंबल नजर आता है, उस समय डैड को मारने पर एंडिंग अलग था, जहाँ पे गेम कभी रिलीज ही नहीं हुआ। इस पाथ में जहाँ पे वो पैक एंटर करने के बाद डैड को मारता है, इस बार गेम रिलीज होता है। ऑल्दो वो स्टिल हाफ कंप्लीट निकलता है और उसे नेगेटिव रिव्यू मिलता है, बट वो इसलिए क्योंकि मोहन कभी स्टेफान के घर क्यूरियोसिटी में विजिट ही नहीं करता और इस तरह वो कभी मरता ही नहीं और गेम
इवेंचुअली रिलीज होता है, ऑल्दो उससे पहले ही स्टेफान अरेस्ट हो गया होता है क्योंकि उसने गाड़ने का तय किया होता है और डॉग ने उसके क्राइम का पता लगा लिया होता है। अब पूरा गेम खत्म होने पर जब व्यूअर्स इसे फिर से रिप्ले करते हैं, जैसा कि हमने गेम में देखा है कि जब पूरे गेम की स्टोरी को खत्म कर दिया जाता है तब आगे कुछ प्लॉट्स और मैप्स अनलॉक होता है। वैसा ही कुछ इसी केस में ये कैसेट अनलॉक होता है, जिसे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वो एक QR कोड है जिसे स्कैन करने पर वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा जहां आप मूवी में बताए सारे गेम्स खेल सकते हो। ऑल्दो मूवी एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम की तरह बनाई है, पर यहाँ मल्टीपल यूनिवर्स की थियोरी को बिना साइफाई इफेक्ट्स के ब्रिलियंटली प्रूव करने की कोशिश की है, जहाँ लाइफ में हर डिसीजन के बेस पर एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है जो या तो आगे और भी मल्टीपल यूनिवर्स में क्रिएट होता है या वो यूनिवर्स पाथ उस कैरेक्टर के लिए एंड हो जाता है, जैसा स्टेफान के केस में कुछ पार्ट्स में हुआ। और सच्चाई ये है कि इंसान के पास फ्री विल जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंसान एक मेज की दुनिया में जी रहा है जिनका हर एक्शन या तो कंट्रोल बाय किसी गवर्नमेंट सिमुलेटेड कंप्यूटर या भगवान खुद कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि कुछ भी कर लो, आप अपने पसंद का कुछ नहीं कर सकते। बैंडरस्नैच एक रियल लाइफ वीडियो गेम प्रोजेक्ट था 1980s के दौरान, जो ये गेम अपने समय में कहीं आगे था। मूवी में दिखाया बैंडरस्नैच कैरेक्टर खुद एक फेमस 8-बिट वीडियो गेम डिजाइनर रह चुके थे 1980s के दशक के दौरान। अब अगर मूवी की बात करें तो मुझे ये बहुत ही पसंद आई। नो वंडर इसे इतनी अच्छी रेटिंग मिली और ये मेरी अब तक की सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन में से एक है और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा, जो आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हो। ऑल्दो ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी नॉर्मल डिवाइसेस में देखो ताकि आप इस पूरी मूवी के सस्पेंस को एंजॉय कर सको, और चाहिए तो बाद में आप इसे नेटफ्लिक्स के सपोर्टेड डिवाइसेस में देखकर एंजॉय कर सकते हो।